हेलो चैम्पियंस। एज आई सेड, बहुत जल्दी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी सोशियोलॉजी के सॉल्यूशंस लेकर के। तो जैसा कि हम सबको पता है, आज हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो उसमें मैंने अपनी पुरानी वीडियो में सॉल्यूशंस दे दिए हैं आपको। जीएस के सेकेंड शिफ्ट में हुआ था सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम, उसके जीएस के सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है वो वीडियो। और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्द आपके सामने सोशियोलॉजी के सॉल्यूशंस लेकर के भी आऊँगी, और जिसमें मैं सिर्फ पेपर ही नहीं, पेपर का सॉल्यूशन दूंगी, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा, कट ऑफ क्या हो सकती है, इन सब पे इसमें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए एंड तक वीडियो में, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आया है वो आया है, हु हैड एडवोकेटेड ऑन डी स्कूलिंग ऑफ द सोसाइटी। किसने डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की वकालत करी थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इवान इलिच। इवान इलिच ने डी स्कूलिंग ऑफ सोशियोलॉजी की वकालत करी थी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे हम इसको अप्रॉक्स में ही देंगे, जो कि है 104.5 मिलियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 2011 सेंसस के हिसाब से 104.5 मिलियन ट्राइब्स की पॉपुलेशन है इंडिया में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ सोसाइटी वॉज नॉट डिस्कस्ड बाई पिट्रिम सोरोकिन इन हिज थ्योरी ऑफ चेंज। अपने परिवर्तन के सिद्धांत में पिट्रिम सोरोकिन ने समाज के किस अवस्था की चर्चा नहीं की? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिस्टमैटिक। ऑप्शन में क्या क्या था? सिस्टमैटिक, सेंसेट, आइडिशनल एंड आइडियलिस्टिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टमैटिक, यानी कि सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक टाइप का जो कल्चर का जो टाइप है वो सोरोकिन ने नहीं दिया है। तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टमैटिक। नेक्स्ट हमारा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडियन स्टडीज़ इन अ दिल्ली विलेज 1958। विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्टडीज़ इन ए दिल्ली विलेज 1958 के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है ऑस्कर लेविस ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमंग द फॉलोइंग हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन सब्जेक्टिव कल्चर एंड ऑब्जेक्टिव कल्चर। वैयक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति के मध्य निम्नलिखित में से किसने भेद किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल ने सब्जेक्टिव कल्चर और ऑब्जेक्टिव कल्चर के बीच में डिफरेंशिएशन दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा, इन अ सर्वे रिसर्च यूनिट्स ऑफ एनालिसिस में बी टेकन एज households, castes, cities or even societies. These units of analysis are called। यानी कि एक सर्वेक्षण में विश्लेषण की अनुसंधान इकाइयों को घरों, जातियों, शहरों और यहाँ तक कि समाजों के रूप में भी लिया जाता है। विश्लेषण की इन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो इन इकाइयों को जो हम लेते हैं, हाउस होल्ड्स, कास्ट, सिटीज़ एट्सेट्रा, इन सबको क्या बोलते हैं हम? सैम्पल। मेरे अकॉर्डिंग सैम्पल होना चाहिए, बट कहीं कहीं पे इसका आंसर पॉपुलेशन भी दिखाता है, कहीं कुछ लोग के अकॉर्डिंग सैम्पल भी है। तो यहाँ पे अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम इस क्वेश्चन को रखते हैं डाउट में और वेट करते हैं आंसर की का कि वो इसका क्या आंसर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया डाउटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु रोट द बुक द फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशोलॉजी? द फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखी है एल बर्नार्ड एंड अदर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू एग्जामिन एविडेंस डिस्पैशनेटली। हु सेड इट? वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता में प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, इसे किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A.W. ग्रीन। A.W. ग्रीन ने ही ये बोला है एबिलिटी जो होती है वो विलिंगनेस और एबिलिटी को एग्जामिन करने की योग्यता होती है। अब ये नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग का है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसके साथ कौन सा पेयर मैच कर पा रहा है, जिसमें एक तरफ हमें राइटर्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका वर्क दे रखा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं W. रोस्टो के सामने लिखा है द स्टडीज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट मैच है और ये इससे ही मैच होगा। नेक्स्ट हमारा योगेंद्र सिंह दे रखा है और उसके सामने दे रखा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन आप सबको ही पता होगा, ये बुक ये जो है ये योगेंद्र सिंह का ही है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है पीटर बर्जर द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966, ये भी बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। और लास्ट हमारा दे रखा है उल्रिच बेक, इनका है वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो दे रखे हैं वो बिल्कुल सामने दे रखे हैं और बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 40, इन विच ईयर बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया? बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो इट वॉज पास्ड इन 1976। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज इज एसोसिएटेड विद होम? कौन सी सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा विल्फ्रेड पैरेटो। पैरेटो जो है वो साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज से एसोसिएटेड है। Who among the following has argued about hegemonies, masculinity and emphasized femininity? ये पूछ रहा है निम्न में से किसने आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व एवं सशक्त स्त्रीत्व की बात की है? तो किसने बात की है इसकी? आर कॉनेल ने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इन विच ईयर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C वॉज लॉन्च्ड इन दिल्ली? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की स्थापना दिल्ली में किस वर्ष में की गई थी? यहाँ पे ये पूछ रहा है दिल्ली में किस वर्ष में की गई थी, जो कि की गई थी 2018 में। Who has discussed the modernity as an unfinished project? किसने आधुनिकता को एक अधूरा प्रोजेक्ट के रूप में विश्लेषित किया है? ये किया है none other than J. Habermas. So the correct option is option C. Question 45 देख लेते हैं। The report in 1987 by the United States, Our Common Future, is also popularly known as which report? 1987 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर को किस अन्य प्रचलित रिपोर्ट से जाना जाता है?
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रुंडलैंड. Option B will be the correct option. Next question, who among the following is associated with the prominent differential scale measurement? निम्नलिखित में से कौन प्रमुखता विभेदक पैमाने को मापन से जुड़ा है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन जुड़ा है इससे? लुइस गुटमैन. ऑप्शन डी. क्वेश्चन 47 देख लेते हैं. नील स्मेल्सर इज एसोसिएटेड विथ विच थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट? नील स्मेल्सर को सामाजिक आंदोलन के किस सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो ये कौन से सिद्धांत से, कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड थे? ही वॉज एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, यानी कि संचारात्मक तनाव. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन आंसर. Next question is, who wrote the book Bureaucracy and Innovation? Bureaucracy and Innovation 1965 पुस्तक किसने लिखी? It was written by Peter M. Blau. Sorry, it will be Victor A. Thompson. ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन किसने लिखी है? विक्टर ए थॉम्सन ने लिखी है. तो इसका करेक्ट आंसर पीटर एम ब्लाउ नहीं बल्कि विक्टर ए थॉम्सन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच सोशियोलॉजिस्ट कंसीडर्ड ऑथोरिटी एज द डिटर्मिनेंट ऑफ क्लास? कौन सा समाजशास्त्री सत्ता प्राधिकार को वर्ग का निरार्थक मानता है? ये कौन मानता है? डेरेंडॉफ. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. हु हैज़ रिटन द बुक लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी? लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 की जो बुक है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है कार्ल पॉपर ने. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द कमिंग ऑफ द देवी? आदिवासी असर्शन इन वेस्टर्न इंडिया. द कमिंग ऑफ द देवी आदिवासी असर्शन इन वेस्टर्न इंडिया बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है डेविड हार्डीमैन ने. तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डेविड हार्डीमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. द स्टडीज ऑफ यांकी सिटी बाई लॉयड वार्नर एंड अदर्स इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ डैश अप्रोच ऑन द स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम. स्तरीकरण व्यवस्था में डब्ल्यू लॉयड वार्नर एवं अन्य द्वारा यांकी सिटी अध्ययन अभिगम का दृष्टांत है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेपुटेशनल, यानी कि प्रतिष्ठा मूलक. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 53. हु इज़ नोन एज द प्रोपाउंडर ऑफ द स्ट्रक्चरेशन थ्योरी? संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एंथनी गिडेंस, यानी कि ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज स्टडीड बाय एस सी दुबे? तो ये इसका आंसर देने की नीड भी नहीं है, फिर भी बता देते हैं. शमीरपेट, यानी कि ऑप्शन ए. गिडेंस डिड नॉट डिस्कस्ड विच बेसिक इंस्टीट्यूशन फॉर डिफाइनिंग मॉडर्निटी? मॉडर्निटी को डिफाइन करने के लिए कौन सा टर्म इन्होंने नहीं यूज़ किया था? इन्होंने सोशलिज्म का नहीं यूज़ किया था. तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट 56 क्वेश्चन देख लेते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन दैट डिस्टिंक्ट फैमिली टाइप टेंड्स टू सेटल इन कॉन्सेंट्रिक जोन? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बर्गेस, ऑप्शन सी. अकॉर्डिंग टू GH मीन्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ द एक्ट फ्रॉम फॉलोइंग इज?
GH मीट के अनुसार कृत्य के चरण का निम्नलिखित में से अनुक्रम है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पे सीक्वेंस में हम लगा के देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने कौन सा दिया था, इम्पल्स। तो यहाँ पे नंबर 1 इम्पल्स हो जाएगा। देन सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा परसेप्शन, एंड देन इट विल बी मैनिपुलेशन, एंड एट द एंड विल ऐड कंजम्पशन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन सीक्वेंस के हिसाब से अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम बिहेवियर बाय एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब इसको यहाँ पे किस में क्लासीफाई करेंगे, इसको हम क्लासीफाई करेंगे एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन में, नहीं सॉरी, इट विल बी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन में ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रिकॉर्ड करने की बात कर रहा है। और रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम बिहेवियर में हम अगर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो वहाँ पे हम जिस हिसाब से हम एथनोग्राफी में ऑब्जर्वेशन करते हैं वैसा ऑब्जर्वेशन ना करके ये एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जे पियाजे। तो इसको हमें अरेंज करना है, तो अरेंज करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होगा सेंसरी मोटर स्टेज, देन इट विल बी प्री ऑपरेशनल स्टेट, एंड नेक्स्ट इट विल बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट, एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे हमें असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन मिलेगा देखने को, जो कि बहुत ही कम आए हैं इस बार। तो यहाँ पे है असर्शन दे रखा है, द होल ऑफ साउथ इंडिया इज़ नॉट मैट्रिलिनियल, इज़ नॉट मैट्रिलिनियल। ये कह रहा है संपूर्ण दक्षिण भारत मातृवंशीय नहीं है। रीज़न दे रखा है क्यों नहीं है, बोथ द जॉइंट फैमिली ऑफ नंबूदरीज एंड जॉइंट फैमिली ऑफ नायर आर सेम। यहाँ पे ये कह रहा है दोनों की ही जॉइंट फैमिली जो है वो सेम है। अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। यहाँ पे ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट दे रखा है, जो कि सही नहीं है। ए तो हमारा सही है। सेकेंड इज ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, बिकॉज यहाँ पे असर्शन तो बिल्कुल सही दे रखा है कि होल ऑफ साउथ इंडिया इज़ नॉट मैट्रिलिनियल, बट जो इसने रीज़न दिया है कि दोनों ही ट्राइब्स का जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, तो ये रीज़न यहाँ पे इसने गलत दे रखा है। दोनों ही ट्राइब्स की जॉइंट फैमिली सेम नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड सिस्टम एज अ फॉर्मल एनालिटिकल यूनिट इन हिज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एम्यूल वालस्टीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 62। Who among the following has provided an account of how city shapes its inhabitants' mental life? किस प्रकार शहर उनके निवासियों की मानसिक जीवन को आधार देते हैं? किसने कहा है ये बात? ये बात कही है जॉर्ज सिमेल ने। So option A will be the correct answer. Next question, which scholar associated मॉडर्न मास मीडिया विद हाइपर रियलिटी? मॉडर्न मास मीडिया को हाइपर रियलिटी के साथ किसने रिलेट किया है? तो इट वॉज रिलेटेड बाय जे बॉडिलार्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट मेगा सिटीज फंक्शंस एज अ मैग्नेट फॉर द कंट्रीज इन विच दे आर लोकेटेड?
जिस कंट्री में मेगा सिटीज़ स्थित होती हैं उसके लिए वो चुंबक की तरह का कार्य करती हैं। ये बात किसने कही है? तो इट वॉज सेड बाय सास्किया सेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, science begins with observation and it has come back to observation for its final validation. Who among the following highlighted it? ये कह रहा है साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन के साथ स्टार्ट हुई थी और अब वो फिर से ऑब्जर्वेशन पे ही आ जाती है फाइनल वैलिडेशन के लिए, यानी कि इट स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन एंड एंड्स विद ऑब्जर्वेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है इट वॉज सेड बाय WJ गुडे एंड PK हार्ट, यानी कि गुडे एंड हार्ट ने ये बात कही थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कू क्लक्स क्लान। कू क्लक्स क्लान किसका एग्जाम्पल है ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो जो कू क्लक्स क्लान है ये हमारा ऑप्शन है रेजिस्टेंस मूवमेंट का, प्रतिरोध आंदोलन का ये ऑप्शन है, एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज़ ऑफ अदर्शन एंड रीज़न। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको देखना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। पहला दे रखा है पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। रीज़न उसका दे रखा है अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी, भूमिगत जल का अधिक दोहन और कीटनाशक व रासायनिक खादों का अति उपयोग के फलस्वरूप ये हुआ है। ये क्या, यानी कि जो ऊपर हमने देखा जो परिस्थितिकी समस्याएं आई हैं इनके रीज़न के हिसाब से इस रीज़न से हुई हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या दे रखा है। ए गलत है परंतु आर सही है, जो कि नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये भी नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो हम यहाँ पे पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि जो रीज़न दे रखा है वो असर्शन की बिल्कुल क्लियर उसकी एक्सप्लेन उसको करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे पूछ रहा है रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल कौन सी टेक्निक नहीं है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग सबको ही पता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होती है वो रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती है, तो ये उसका एग्जाम्पल नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Who argued that society is composed of a number of units that are called imperatively coordinated associations। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर डेरेंडॉफ, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि फिर से मैच द फॉलोइंग है, जिसमें एक तरफ ऑथर दे रखे हैं और दूसरी साइड उनका वर्क दे रखा है। तो हम इनको मैच कर लेते हैं। सबसे पहला दे रखा है C.W. मिल्स। तो C.W. मिल्स का आप सबको पता होगा, इनका जो वर्क है वो किस पे है, अमेरिकन मिडिल क्लास, यानी कि वाइट कॉलर, ये जो हो जाएगा ये इनका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है R.K. मर्टन। तो R.K. मर्टन का बिल्कुल करेक्ट दे रखा है सोशियोलॉजिकल एम्बिवलेंस जो है ये वर्क इन्हीं का है। नेक्स्ट हमारा है आर निस्बेट। तो इनका वर्क है द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन एंड आर डेरेंडॉफ ने एसेज इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी को लिखा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has used the concept of human biogrammar regarding sex roles? ह्यूमन बायोग्रामर की अवधारणा किसने प्रयोग की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा N. ओकले एंड W. हॉट ने इस टर्म कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 72nd क्वेश्चन की तरफ। इन साइंटिफिक रिसर्च अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड इज कॉल्ड। यानी कि जो टेंटेटिव जनरलाइजेशन होता है जिसकी वैलिडिटी टेस्ट की जानी बाकी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं, ऑब्वियसली उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, क्योंकि वो हम खुद बनाते हैं, उपकल्पना होती है और उसको हम टेस्ट करते हैं बाद में जब हम उस पर रिसर्च करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथेसिस, यानी कि उपकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग हु यूज द वर्ड falsifiability in the context of social science। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्ल पॉपर, यानी कि ऑप्शन सी। कार्ल पॉपर ने इस टर्म का यूज़ किया था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ स्टेटमेंट्स, जहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स व्यूज आर ग्राउंडेड इन मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। यानी कि कार्ल मार्क्स के विचार इतिहास के भौतिकवादी धारणा में निहित हैं। स्टेटमेंट सेकंड हमारा कह रहा है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स आइडियाज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर मेन सोर्स ऑफ सोशल चेंज। यानी कि मनुष्य के विचार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑप्शंस में दे रखा है स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। स्टेटमेंट 2 तो हमारा पहले ही हमको दिख रहा है कि वो गलत है और स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। कथन 1 सत्य है और कथन 2 गलत है। इन द साइंटिफिक रिसर्च टेंटेटिव अच्छा ये रिपीट हो गया है तो मैं आगे बढ़ती हूँ इसको स्किप करके। नेक्स्ट 75 एल ड्यूमंट हैड प्रोपाउंडेड द एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज इन इंडियन सोसाइटी थ्रू विच अप्रोच। एल ड्यूमंट ने सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण को किस उपागम द्वारा प्रतिपादित किया था? तो इसको इन्होंने प्रतिपादित किया था संगणनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण। इस विश्लेषण को इन्होंने संगणनात्मक ऐतिहासिक तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉग्निटिव हिस्टोरिकल, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ असर्शन एंड रीज़न। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम। सोशल रिसर्च इज़ रिलेटेड टू द स्टडीज़ दैट अटेम्प्ट्स टू टेस्ट और चैलेंज एग्जिस्टिंग थ्योरीज। जो पहले से थ्योरीज दे रखी हैं उनको टेस्ट करने के लिए सोशल रिसर्च किया जाता है। सेकेंड, रीज़न इसका दे रखा है बिकॉज इट रिसीव्स देम इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंसेस। ये कह रहा है कि ये जो नवीन प्रमाण होते हैं उनके प्रकाश में उनमें संशोधन करता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दे रखा है। पहला तो दे रखा है ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। सेकेंड इज़ ऑपोजिट ऑफ इट। थर्ड हमारा है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हमें दिख भी रहा है यहाँ पे कि जो हमारा असर्शन दे रखा है, रीज़न जो दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बिकॉज़ हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सोशल रिसर्च होता है वो यही टेस्ट करने का प्रयास करता है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ हैं उनको टेस्ट कर लें और उसके लाइट में वो न्यू एविडेंस पर पहुंचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे दोनों रीज़न असर्शन बिल्कुल सही है और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच अर्बन सोशोलॉजिस्ट डज नॉट बिलोंग टू शिकागो स्कूल। शिकागो स्कूल से कौन से समाजशास्त्री नहीं बिलोंग करते थे? तो वो थे डॉर मैसी, यानी कि ऑप्शन बी, शिकागो स्कूल के नहीं थे। बाकी
जो तीनों हम यहाँ पे देख रहे हैं वो शिकागो स्कूल के सोशोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट, पी बॉर्ड्यू डेवलप्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस फ्रॉम सोशोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ विच आस्पेक्ट। किस आस्पेक्ट से इन्होंने विकसित किया था हैबिटस की अवधारणा को? तो इन्होंने विकसित किया था एशिया के खाने की आदतों द्वारा, यानी कि गिफ्ट एक्सचेंज इन कैबाइल सोसाइटी। कबाइली समाज जो था उसमें जो उपहार विनिमय द्वारा इन्होंने इसको विकसित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वर्ड रिवॉल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स 1963। तो इस बुक को किसने लिखा है 1963 में, जो कि लिखी गई थी? तो इसको लिखा है विलियम जी गुडे ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हु परसीव्ड द सिचुएशंस दैट आर डिफाइंड एज रियल इन देयर कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वास्तविक रूप में परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? वे अपने परिणामों में वास्तविक हैं। तो ये किसने माना है? ये माना है W.I. थॉमस एंड D. थॉमस ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड अनवेरिफाइड स्टेटमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज नोन एज। अगेन ये हमारा हाइपोथेसिस से ही क्वेश्चन बन गया, जो कि रिसर्च का है, और यहाँ पे कह रहा है चरों के मध्य एक संबंध के एक असत्यापित कथन को जाना जाता है। तो उसको किसको जाना जाता है? प्रकल्पना। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, द लिमिट्स टू ग्रोथ वॉज पब्लिश्ड बाय। किसने पब्लिश की थी, प्रकाशित की थी? इट वॉज पब्लिश्ड बाय क्लब ऑफ रोम 1972। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज had examined the cases of three movements in his work The Power of Identity 1997, which have dissimilar concerns and objectives। The Power of Identity 1977 को पूछ रहा है, किसने उद्देश्य किसके थे ये? तो ये यहाँ पे किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हर्बर्ट ब्लूमर का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट ब्लूमर। जो कि मैं सोचती हूँ, बट ये है नहीं। है क्या? मैनुअल कैसल्स। मुझे पता था मेरी तरह आप लोग में से भी कोई ज़रूर होगा जिसको ये सही लगा होगा, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व कर रही थी मैंने इसको सही माना, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, दिस वॉज गिवन बाय मैनुअल कैसल्स। तो आप लोग ने किसने भी जो ये फॉल्ट की होगी वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्राइम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल हेल्दी सोसाइटीज़, हु पॉइंट दिस। किसने कहा है ये? तो ये किसने कहा है? ये कहा है ई डरखाइम, यानी कि दुर्खीम का ये कथन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स इनटू मोनाड, डयाड एंड ट्रायड इज एट्रीब्यूटेड टू। संयुज, द्विसंयुज एंड त्रिक में वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है जी सीमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर्ग्यूड दैट नेशनलिज्म, नेशन एंड नेशन स्टेट आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन हुज ओरिजिन लाइज इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे ये किसका है? राष्ट्रवाद, राष्ट्र एवं राष्ट्रराज सभी आधुनिक सभ्यता के उत्पाद हैं, जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्रांति में निहित है। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्नेस्ट गेल्डनर का, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैज़ यूज्ड द इंडोलॉजिकल
perspective to analyze caste system on the basis of purity. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लुइस ड्यूमॉन्ट, यानी कि ऑप्शन सी, लुइस ड्यूमॉन्ट ने एनालाइज आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टू एनालाइज कास्ट सिस्टम किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 88. हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पेजेंट कल्चर्स ऑफ इंडिया एंड मैक्सिको. इंडिया और मैक्सिको की कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया, तो ये किया है ऑस्कर लेविस ने. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्कर लेविस. नेक्स्ट, व्हाट डज कॉन्फ्लिक्ट थियरी प्राइमरीली फोकस ऑन. संघर्ष सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है, ये करता है, सबको पता होगा, क्लास स्ट्रगल पे, यानी कि वर्ग संघर्ष, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पीपल्स चॉइस, अ स्टडी कैरिड आउट बाय पॉल एफ लेजरफील्ड एंड अदर्स 1948 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिसर्च. तो यहाँ पे ये रिसर्च का क्वेश्चन है जो कि किसका होगा, सर्वेक्षण अनुसंधान, यानी कि सर्वे रिसर्च का. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बढ़ते हैं. डुअल सिस्टम्स फेमिनिस्ट थ्योरी इज अ सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज. द्विव्यवस्था नारीवादी सिद्धांत निम्न में से किन सिद्धांतों का समन्वय है, तो ये है मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल फेमिनिस्ट थ्योरीज का. मार्क्सवादी एवं उग्रवादी स्त्रीवादी सिद्धांत. ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हु अमंग द फॉलोइंग ओपाइंड दैट मॉडर्निटी इज अ रिस्क कल्चर. मॉडर्निटी, आधुनिकता एक जोखिम संस्कृति है, ये किसका मत है, ये मत है एंथनी गिडेंस का. ऑप्शन डी. क्वेश्चन 93. Which tendency was not emphasized by C. Bogle in definition of caste. C. Bogle ने जब कास्ट की डेफिनेशन दी तो उसमें किस प्रवृत्ति पर उन्होंने नहीं बल दिया, तो उन्होंने बल नहीं दिया था एक्सप्लॉयटेशन पे, यानी कि शोषण पे. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. 94th क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वॉज नॉट डिस्कस्ड बाय MM ट्यूमेन रिगार्डिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में कौन सी विशेषता का जिक्र MM ट्यूमेन ने नहीं किया था, तो इन्होंने जिस विशेषता का जिक्र नहीं किया था वो है अनुरूप, यानी कि एनालॉगस. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who is the writer of the book New Rules of Sociological Method? New Rules of Sociological Method के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं एंथनी गिडेंस, यानी कि ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन से संबंध के गुणांक से जुड़े हैं, ये पूछ लिया यहाँ पे. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड हैं कार्ल पियर्सन. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. Next, which one of the following according to Louis Wirth is not a trait of urbanism. लुइस विर्थ के हिसाब से कौन सी नगरवाद की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे जो नगरवाद की विशेषता नहीं है वो है धार्मिकता, यानी कि रिलीजियसिटी. तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. अपराध के चिन्हीकरण परिप्रेक्ष्य से कौन जुड़ा है, Who is associated with the labeling perspective of crime. तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, होवार्ड बेकर. आंसर सी, होवार्ड बेकर जो हैं वो लेबलिंग पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम से एसोसिएटेड नहीं है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू whom रिलीजन इज द हार्ट ऑफ हार्टलेस वर्ल्ड. किसके अनुसार धर्म हृदयहीन दुनिया का हृदय है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने. ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन हार्टलेस वर्ल्ड का हार्ट है.
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोक अर्बन कंटिन्यूम। फोक अर्बन कंटिन्यूम यानी कि लोक नगर सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था रॉबर्ट रेडफील्ड। So, folk urban continuum was propounded by whom? It was propounded by Robert Redfield. So, अब हमने देख लिया क्वेश्चन का आंसर्स, तो हमने देख लिए। अब आप लोग हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग में से आउट ऑफ 70 किसने कितना सही किया है, और आप उसमें हमें जीएस का भी बताएंगे और टोटल भी बताएंगे कि किसके आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स हैं एंड आउट ऑफ 70 उन्होंने कितना किया है और टोटल इन टोटल उन्होंने कितना सही किया है, ये आप लोग हमें बताएंगे। और अगर बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो अप्रॉक्स 60 क्वेश्चंस तो बेसिक थे और सब इजीली किए जा सकते थे, बट 10 to 12 क्वेश्चंस हम कहेंगे ऐसे थे जो थोड़े न्यू कॉन्सेप्ट से थे और शायद वो ज़्यादा लोगों के सही नहीं हुए होंगे। बट जैसा भी आप लोगों ने किया होगा वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तभी मैं अच्छे से रिव्यू करके एक नई वीडियो लाऊंगी और आपको उसके बेसिस पे बताऊंगी कि किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है। बट मेरा एक्सपीरियंस है पेपर को देखने के बाद और जो मेरे 1-2 स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, उसके हिसाब से 70+ तो जाना चाहिए इन टोटल। मीन्स अबव, अगर आप सोशोलॉजी आपने जीएस में 25+ किया या 20+ किया, तो आपको इधर 50+ जाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है या आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है। तो ये हमने देखा यहाँ पे कट ऑफ कितनी जा सकती है, बट आप लोग हमें कमेंट सेक्शंस में बताएंगे कि कितना आप लोगों ने किया है, तो हम उस बेसिस पे और भी आपको बता पाएंगे। बट अगर बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो इट वाज इजी टू मॉडरेट, हम इसको डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे। आप लोग को पेपर इजी लगा, डिफ़िकल्ट लगा या मॉडरेट लगा, आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शंस में बताइए। आंसर्स हमें बताइए कितना आपने स्कोर किया, वो ज़रूर बता के जाइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में, ताकि वो लोग भी आंसर्स मैच कर सकें जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती। जब फाइनल आंसर की आएगी तब भी मैं आपके साथ फाइनल आंसर्स लेकर के आऊँगी और आपको एक नई वीडियो के साथ कंटेंट देने का ट्राई करूँगी। अगर आपको कंटेंट मेरा थोड़ा भी रिलायबल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम ऐसे ही नए वीडियोज़ नॉलेज के लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।